हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मूवी बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है जिसे कभी भी भुलाया ना जा सके, ऐसी लव स्टोरी। तो चलिए मूवी टाइटैनिक का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें टाइम दिखाया जाता है 1997 का, जहां आर्कटिक ओशन में एक बहुत बड़ा सा शिप अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पानी की गहराई में 3821 मीटर गहराई तक डूबा हुआ है। दोस्तों, ये इस सदी का सबसे बड़ा जहाज था और शोधकर्ताओं के अनुसार ये जहाज इस सदी का सबसे बड़ा जहाज था और 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूब गया था। इसके साथ एक कीमती हीरा भी डूब गया था और इस हीरे का नाम था द हार्ट ऑफ ओशियन। और दोस्तों, उसी हीरे को ढूंढने के लिए ये सब शोधकर्ता काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं और काफ़ी ढूंढते रहने के बाद में इन्हें कुछ कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। इस शिप में इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे वो अपने साथ ऊपर लेकर जाते हैं। इस तिजोरी को खोलने के बाद में इन्हें इनमें से कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं। तब वो सोचते हैं कि शायद हीरा भी इसी तिजोरी में होगा, लेकिन अफसोस वहाँ पर वो हीरा नहीं होता है। लेकिन इसी तिजोरी में इन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में एक लड़की थी, साथ ही उसके नीचे लिखी थी एक डेट जो थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिससे एक दिन पहले आखिरी बार इस लेडी के गले में उस हीरे को देखा गया था। और दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, इसीलिए सभी न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ दिखाई जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो अपनी पोती के साथ अपना जीवन बसर कर रही है, वो इस न्यूज़ को देखती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे इन लोगों से बात करनी है। और जब इस बूढ़ी औरत की बात इस शिप के कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशियन मिल गया। तो वो लोग उसे कहते हैं कि हमारी कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक वो हमें मिला नहीं है। और पूछते हैं कि क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। तो वो उनसे कहती है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। इसके बाद कुछ हेलीकॉप्टर्स की मदद से वो बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ उस शिप पर आ जाती है। इस बूढ़ी औरत का नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर शोधकर्ता उन्हें बताते हैं कि आज से 84 साल पहले, यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक नाम का एक जहाज, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जहाज माना जाता है, वो पानी में डूब गया। वहाँ पर रोज डॉसन को इसकी एक 3D मॉडलिंग भी दिखाई जाती है। इस पर रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस वक्त महसूस किया था। तो कैप्टन उन्हें कहते हैं कि क्या वो बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं रोज़ की फैमिली को। वो अपनी मॉम के साथ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकली है, जिनमें उसके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं, जिसका नाम होता है क्लैटन। ये लोग काफ़ी अमीर घराने से बिलोंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस शिप पर 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास के लोगों में सबके सब शाही और अमीर लोग थे। सेकंड क्लास में सभी मीडियम लोग और थर्ड क्लास में सभी के सभी पुअर या कहे तो गरीब लोग। तीसरे दर्जे में वो गरीब लोग थे जो महंगे टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेल लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है जैक डॉसन, जिसको हम देखते हैं अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए। और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट की। अब जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट को जीत जाता है और इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ में उस शिप पर चला जाता है। अब हम देखते हैं रोज़ को, जिसे आर्ट का काफ़ी शौक था। वो अपने कमरे में यूनिक पेंटिंग्स रखा करती थी और साथ ही कुछ और भी नमूने जो काफ़ी पुराने और सुंदर होते थे। तो वहाँ पर क्लीडन उसे कहता है कि पुरानी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत होती है, मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि टाइटैनिक के सभी कैप्टन उसके टॉप पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये न्यूयॉर्क काफ़ी कम समय में पहुंचा देगा। अब वहाँ के कैप्टन इस शिप को पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ये शिप अपने 21 नॉट की हाईएस्ट स्पीड पर चलने लगता है
अब हम देखते हैं एक ऐसे अमीर परिवार को जिसे अपने ओहदे और अपने गुरूर को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ हर वक्त पार्टीज़ में जाना पड़ता था। साथ ही उन्हें अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, अच्छी तहज़ीब बनाकर रखनी पड़ती है। और ये परिवार था दोस्तों रोज़ का। और ये सारी चीज़ें रोज़ को उसकी माँ ने सिखाई थी। और ये सब सीखते सीखते रोज़ ने खुद को ही खो दिया था और इसीलिए वो अब खुद को जीना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी इन सभी रूल्स को फॉलो करना और इसीलिए वो वहाँ से पार्टी छोड़कर भाग जाती है और सोचती है कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अगर मुझे आज़ादी की ज़िंदगी ही ना मिले तो जीने का क्या फ़ायदा। और वहाँ से भागकर वो जहाज़ के सबसे एंड पॉइंट पर पहुँचकर वहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। और तभी वहाँ पर जैक पहुँच जाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो मुझे भी तुम्हारे पीछे कूदना होगा तुम्हें बचाने के लिए, और अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूँगा। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे यूं ही वेस्ट मत करो। और अब जैक की बातों पर विश्वास करके रोज़ उसका हाथ थाम लेती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और अब वो नीचे गिरने ही वाली होती है। मगर जैक उसे अपनी पूरी ताकत के साथ बचाकर वापस उस डेक पर यानी शिप पर ले आता है। अब उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले और साथ ही उसका मंगेतर क्लेडन भी पहुँच जाता है। तो क्लेडन यहाँ पर सोचता है कि यहाँ जैक रोज़ का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर रोज़ उससे कहती है कि मैं यहाँ पर इस पूरे शिप का नज़ारा देखने के लिए आई थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया और इस मिस्टर ने मेरी जान बचाई है। अब वो पुलिस वाले मिस्टर क्लेडन से कहते हैं कि मिस्टर क्लेडन, मिस्टर जैक ने इनकी जान बचाई है तो कम से कम इन्हें बख्शीश तो मिलनी ही चाहिए। तो वहाँ पर क्लेडन कहते हैं कि ठीक है, इन्हें 20 रुपये दे देना। तो रोज़ कहती है कि मेरी जान बचाने की कीमत सिर्फ 20 रुपये, क्या मेरी कीमत इतनी कम है? तो वहाँ क्लेडन आकर जैक से कहता है कि क्यों ना आप कल शाम का खाना हमारे साथ खाएं। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जहाँ अब रोज़ और जैक की मुलाकात एक बार फिर से होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज़ उससे पूछती है कि तुम हो कहाँ से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। तो जैक बोलता है कि मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, जहाँ मुझे छत मिलती है, जहाँ मुझे रहने की जगह मिलती है, मैं तो वहीं चला जाता हूँ। जैक के पास उसकी एक ड्राइंग बुक होती है। तो रोज़ उससे कहती है कि क्या मैं ये देख सकती हूँ, और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसे उसके अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स नज़र आती है। फिर जैक उसे बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग्स करवाना बहुत पसंद है। ये एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट। और अब इसी के साथ हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास में डिनर के लिए आया होता है। तो यहाँ पर क्लेडन उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती करता है। वो उसके बारे में कहता है कि ये थर्ड क्लास से आया है, इसका ना ही तो खुद का कोई व्यापार है और ना ही कोई बड़ी सी कंपनी। इस पर जैक उससे कहता है कि कल तक मैं एक फुटपाथ पर था और आज आप सभी के बीच में बैठकर डिनर कर रहा हूँ। तो ये ज़िंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है और इसीलिए इसका हर दिन हमें जी भर कर जीना चाहिए। हमें इसका हर एक पल महसूस करना चाहिए। और जैक की इन बातों को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उससे बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रॉस की मॉम को ये बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। मगर जाने से पहले वो रोज़ के हाथ में एक चिट पकड़ा जाता है और कहता है कि मुझे 9 बजे आकर सीढ़ियों के ऊपर मिलना। और ठीक 9 बजे यहाँ पर रोज़ पहुँच जाती है, जहाँ पर जैक उससे कहता है कि बड़े अमीर लोगों की ऐसी तहज़ीबदार पार्टीज़ का मुझे शौक़ नहीं, मुझे तो मेरे टाइप की पार्टीज़ पसंद हैं। और इसी के साथ वो दोनों अपनी थर्ड क्लास में पहुंचकर अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों खूब सारी शराब पीते हैं, काफ़ी सारा डांस करते हैं, उन पलों को एंजॉय करने लगते हैं जो किस्मत से उन्हें मिले थे। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है, तो क्लेडन रोज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। और वहीं रोज़ की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। हमारा नाम, जो कि काफ़ी इज़्ज़तदार है, सिर्फ वही बचा है अब हमारे पास में। अगर तुम क्लेडन से शादी नहीं करती हो तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो रोज़ कहती है कि आखिर मैं ही अपना त्याग क्यों करूं? आप बहुत सेल्फिश हैं। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम भी तो सेल्फिश हो, जिसे मेरी परवाह नहीं।
अब ऐसा कहकर रोज़ की मॉम रोने लगती है और रोज़ से अपनी मॉम के आंसू नहीं देखे जाते और इसीलिए वो क्लेडन के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जैक उसके पीछे पीछे आता है उससे बात करने के लिए, तो रोज़ उसे भला बुरा कह देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही उसे ये भी बोल देती है कि तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ होने जा रही है। अब ये बात जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि अब तक तो रोज़ को भी जैक से प्यार हो चुका है और वो जैक के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके पास पहुँचती है, जहाँ पर जैक इस शिप के टॉप पॉइंट पर खड़ा होता है और रोज़ भी वहीं पर उसके पास पहुँच जाती है। दोस्तों, अब हम इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपनी बाहें फैलाए इस शिप के टॉप पर खड़े होते हैं और इस मूवी से जुड़ा हुआ ये हम सब का फेवरेट सीन है। रोज़ अपने खुशी के पलों को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देना चाहती थी और इसीलिए वो जैक से कहती है कि जिस तरह की पेंटिंग्स तुमने उन पेरिस की लड़कियों की बनाई थी, वैसी ही पेंटिंग्स तुम मेरी भी बनाओ। मैं हीरा पहनना चाहती हूँ। तो जैक कहता है कि ठीक है, हीरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर रोज़ उसे कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ हीरा पहनना चाहती हूँ। और फिर हमें एक और आइकॉनिक सीन मिलता है इस मूवी का। यहाँ जैक बहुत शर्माता हुआ रोज़ की न्यूड पेंटिंग बनाने लगता है और इसी दिन इस पेंटिंग पर डेट डाल दी जाती है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के ख़त्म हो जाने के बाद में रोज़ जैक को अपना हीरा उतार कर देती है और कहती है कि इसे सेफ में रख देना। और जब जैक उस हीरे को रखने के लिए उस तिजोरी तक पहुंचता है, तो वो गलती से अपनी ड्राइंग बुक भी उसी में रख देता है और तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जो क्लेडन का ही आदमी होता है और उससे बचने के लिए ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये पूरे शिप पर भागते रहते हैं उस आदमी से बचने के लिए और फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सारा सामान रखा जाता है। वहाँ पर एक कार भी पड़ी होती है और अब ये दोनों उस कार में चले जाते हैं और फर्स्ट टाइम वहाँ पर इन दोनों का एक इंटीमेट सीन होता है। इस वक्त तक दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे और ये दोनों ही अपना पर्सनल मोमेंट फिर से एंजॉय करने के लिए उस शिप के टॉप पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े हुए चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं और इसी वक्त जहाज के सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान आ जाती है। इस चट्टान पर उन दोनों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही वो लोग इस चट्टान को देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाकर बाकी सारे नाविकों को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, क्योंकि अगर हम सामने गए तो उस चट्टान से टकरा जाएंगे। और अब सभी पायलट मिलकर शिप की रफ्तार को कम कर देते हैं और इसे बाईं ओर घुमाने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी जान लगा देने के बाद भी टाइटैनिक शिप का निचला हिस्सा उस चट्टान से टकरा जाता है और इसी वजह से टाइटैनिक के निचले पोर्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। और तभी वहाँ पर शिप के सारे बड़े बड़े कैप्टन्स पहुँच जाते हैं और वो शिप का ब्लूप्रिंट खोलकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में कितना टाइम है कि हम इस शिप को रिपेयर करके सभी लोगों की जान बचा सकें। और तभी यहाँ पर उस मैन की एंट्री होती है जिसने इस पूरी शिप को डिज़ाइन किया है। वो बताता है कि इस पूरी शिप को लोहे से बनाया गया है और हमारे पास में कुछ ही समय है यहाँ से पानी को बाहर निकालने का, और वो समय भी काफ़ी नहीं होगा क्योंकि ये शिप काफ़ी तेज़ गति से पानी की ओर डूब रहा है। वहीं दूसरी ओर अब क्लेडन का आदमी आकर क्लेडन को बता देता है कि जैक रोज़ के साथ में था। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। क्लेडन एक पुलिस वाले को बुलाकर कहता है कि मेरी तिजोरी में से एक हीरा गायब है और इसीलिए जैक और रोज़ को यहाँ बुलाया जाए। और जब जैक और रोज़ वहाँ पर आते हैं तो क्लेडन का आदमी धीरे से उस हीरे को जैक की पॉकेट में डाल देता है और इसी वजह से पुलिस जैक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब एक तरफ तो पूरा का पूरा शिप डूबने की कगार पर आ चुका था और वहीं दूसरी तरफ जैक के हाथ हथकड़ी से बांध दिए जाते हैं। पूरी शिप में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता है। वहाँ शिप के अंदर काफ़ी सारी बोट्स पड़ी होती हैं और हर एक बोट के अंदर 65 आदमियों तक के बैठने की जगह होती है, मगर अमीर लोगों की वजह से उन बोट्स में 12-12 या फिर 20-20 लोगों को ही बिठाकर उन बोट्स को उतार दिया जाता है। और कैप्टन के आदेशानुसार ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को इन बोट्स में भेज दिया जाए, मर्दों को तो बाद में भी बचाया जा सकता है।
एक तरफ तो क्लेडन रोज़ को अपने साथ लेकर उस शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज़ उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए फिर से जैक के पास आती है, मगर जब वो उसके पास आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ी बंधी होती है। तो जैक उससे कहता है कि जाकर किसी से मदद मांगो। वो जाती है सबसे मदद मांगने, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा होता है। और तभी वहाँ पर रोज़ को एक कुल्हाड़ी दिखती है। वो जैक के पास वापस आती है और कुल्हाड़ी की मदद से उसकी हथकड़ी को काट देती है। मगर जब तक ये लोग टॉप फ्लोर तक पहुँचते, नीचे वाले फ्लोर्स में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। अब हम देखते हैं इस कहानी का एक और बेहतरीन सीन, जिसमें सारे म्यूजिशियंस म्यूज़िक प्ले करते हैं। वो पहले तो लोगों के मनोरंजन और उनको शांत करने के लिए म्यूज़िक प्ले करते हैं, मगर बाद में जब उनके जाने का टाइम आता है तो एक म्यूजिशियन वापस लौट कर आ जाता है और वो कहता है कि म्यूज़िक ही मेरी जान है। और उसे देखकर बाकी के सभी म्यूजिशियंस भी उसके साथ आ जाते हैं। इस सीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि एक कला प्रेमी अपनी कला के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। वो उस हद तक जा सकता है जो उसे अपनी अंतिम छोर तक ले जा सकती है। और अब देखते ही देखते ये जहाज दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक तरफ तो सारे लोग जो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस शिप की टॉप पोजीशन पर जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें जैक और रोज़ भी होते हैं। और अब धीरे धीरे करके ये बड़ा सा शिप पानी के अंदर जाने लगता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब रोज़ और जैक भी पानी के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लकड़ी का पट्टा पड़ा होता है, जिसकी मदद से जैक रोज़ की जान बचा लेता है। वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उस ठंडे पानी की वजह से हर कोई अपनी जान गंवा बैठता है। कैप्टन ने जब आर्कटिक पॉइंट पर बात करी थी कि हमें मदद की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने कहा था कि मदद अगली सुबह तक ही आ पाएगी। और इसी वजह से उनके पास में इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और एक तरफ उस ठंडे पानी की वजह से हर कोई बर्फ़ में जमता जा रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि हमारे साथ हमारे परिवार लोगों की जान हम बचा पाएँ। अब सभी सेलर्स मिलकर औरतों और बच्चों को एक बोट पर डालते हैं और बाकी के 5-6 सेलर मिलकर मरे हुए लोगों के पास में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ अभी तक कोई ज़िंदा है। तब वहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं जैक और रोज़, जहाँ पर जैक अब पूरी तरह से बर्फ़ में जम चुका है। रोज़ उससे कहती है कि मदद आ चुकी है, वो सभी सेलर्स हम तक पहुँच चुके हैं, अब वो हमारी जान बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक अब नहीं रहा, उसकी जान चली जाती है उस ठंडे पानी में डूबते हुए, और वो अपनी रोज़ से आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाता। अब ठंड की वजह से रोज़ इतनी ज़्यादा ठंड में कांप चुकी है कि वो कुछ भी नहीं कह पाती। अब रोज़ के गले में बिल्कुल जान नहीं होती कि वो अपने लिए मदद बुलाए, तो वो सेलर्स वहाँ से जाने लगते हैं। रोज़ उनके पीछे पीछे जाने की ट्राई करती है, वो उन्हें कहती भी है कि कम बैक, लेकिन उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा धीरे होती है, इसलिए सेलर्स नहीं सुन पाते। अब रोज़ अपने ही पास मरे हुए एक सेलर की गले से सीटी निकालकर उसे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है, और सीटी की आवाज़ सुनकर वो सेलर्स उसे बचाने के लिए वहाँ उसके पास आ जाते हैं। और फिर अगले दिन ये सभी लोग अपनी जान बचाकर न्यूयॉर्क सिटी में पहुँच जाते हैं। इस वक्त तक भी क्लेडन अपनी रोज़ को ढूंढ रहा होता है, मगर इस वक्त तक रोज़ ने अपना नाम चेंज करके रोज़ विंसलेट से रोज़ डॉसन कर दिया था। और अब यहाँ से फिर से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर शिप के कैप्टन रोज़ की पोती से बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर रोज़ अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशियन यानी कि उस कोहिनूर हीरे के साथ में उस डेक के टॉप पॉइंट पर पहुँच जाती है। उन शोधकर्ताओं से उनको पता चला था कि ये लोग आज भी उस हीरे को इस पानी के मलबे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फाइनली रोज़ उस हीरे को उस पानी में डालकर अपने आप को उन यादों से मुक्त कर देती है। जैक से मिलने के बाद में रोज़ को अपनी ज़िंदगी की अहमियत का पता चला था, और इसी वजह से रोज़ ने अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को एंजॉय किया जो उसे जीने के लिए बहुत था। और अब ये जब इसका आखिरी वक्त था, तो ये इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये वो दुनिया थी जहां पर टाइटैनिक आज भी जिंदा थी। ये वो दुनिया थी जहां आज भी वो 1500 लोग जिंदा थे।
जो उस मूवमेंट में मारे गए थे। और ये वही रात के 9 बजे थे जहाँ पर जैक ने रोज़ का इंतज़ार किया था उन सीढ़ियों पर। और इसी के साथ दोस्तों ये मास्टरपीस मूवी यहीं एंड होती है। फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।